क्या राहत लेकर जनता के लिए आने वाला है? शुरुआत यहीं से कि आम जन को क्या राहत मिलने वाली है। इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया जब 2017 का जीएसटी आया और अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने देखो कितना बड़ा रिफॉर्म कर दिया। आप 2014 में आए थे शासन में, 2017 में 3 साल बीत चुके थे। उस समय जब आपने बनाया तो इतना गंदा टैक्स क्यों बनाया, जिसको राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बोला। क्या हम ट्रंप के टैरिफ से ऐसे निपट पाएंगे? कहां खड़े हैं हम आके आज? एक्सपोर्ट में इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट पहले से ही डोमेस्टिक टैक्सेस से नहीं प्रभावित होगा। हर दुकान को जाएगा कि अपने दुकान के बाहर मोदी जी का फोटो लगाओ बड़ा सा और तारीफ में लिखो कि इस महामानव ने सारी चीजें सस्ती कर दी। कंजम्पशन के ऊपर ये बार बार जोर दे रहे हैं, वो गलत है। इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, जिसका नितांत अभाव में देख रहा हूँ। अपने कैमरा वाले को बराबर साथ रखो। पुतिन और शी खड़े हैं चाइन चीन के, तो बीच में घुस के फोटो खिंचवा लो और कहो कि हम विश्व गुरु बन गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, 8 सालों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी का रिफॉर्म किया है। ये पहला रिफॉर्म कह सकते हैं। मोदी O3 है और जीएसटी O2 आया है सामने, और बड़ी दावे किए जा रहे हैं कि ये जो है पूरा का पूरा एक जो व्यवसाय जगत है, व्यापार जगत है, उसकी दशा दिशा बदलेगा और देश के लोगों को बहुत बहुत राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कहा यह गया निर्मला सीतारमण जी की ओर से कि हमने अब 2 स्लैब कर दिए। हालांकि स्लैब 3 है और जो तीसरा स्लैब है उसे लेकर कुछ कंफ्यूजन है। और इसके साथ साथ जो दावे हैं, जो बातें हैं, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि ये जो सरकार है बहुत सारी आंकड़ों की जगलरी करती रही है। और अब ये क्यों किया गया? क्योंकि ट्रंप टैरिफ भारत पर एक कहर बनकर बरपा और उसके बाद कोई रास्ते सूझ नहीं रहे। हम लगातार इन सब विषयों पर बात करते रहे और आज फिर जब ये जो जीएसटी रिफॉर्म है तो इसे लेकर सबसे पहले चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। मैं जोड़ना चाहूंगा, सबसे पहले जुड़ गए हमारे साथ हैं, मुझे परिचय की तो वैसे जरूरत नहीं है, यशवंत सिन्हा साहब हैं, देश के पूर्व वित्त मंत्री और साथ में विदेश मंत्री, एक अनुभवी नेता और साथ साथ एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो बहुत निगाह नजर सब पे रखते हैं। मैं यशवंत जी बहुत स्वागत करूंगा। मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। ये जो दावे हैं, तो मैं सबसे पहले कि ये जो है रिफॉर्म है, क्या राहत लेकर जनता के लिए आने वाला है? शुरुआत यहीं से कि आम जन को क्या राहत मिलने वाली है और इसके साथ साथ क्या उसके ऊपर नए बोझ पड़ने वाले, क्योंकि बहुत कुछ है। टिप्पणी आपकी। देखिए, इसका असर सेक्टर वाइज पड़ेगा। कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है। और जीएसटी आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, वस्तुओं के ऊपर और सेवाओं के ऊपर ये टैक्स है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये शुरू किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जी, उसमें 12 बजे रात को एक कार्यक्रम हुआ। इसके पहले 12 बजे रात को कौन सा कार्यक्रम हुआ था? भारत आजाद हुआ था। जी, जी। उस समय सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में 12 बजे रात को इन्होंने बनाया कि जीएसटी हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि ये 12 बजे रात को ही होना चाहिए। और पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया 12 बजे रात को और सब लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद वहां घोषणा की गई 2017 के जीएसटी की। अब उसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया। तो पहली बात तो यह है कि साहब, आपने पहला जो जीएसटी बनाया था वो गलत बनाया था और हमारे जैसे लोगों ने उस समय इस बात की ओर इशारा किया था कि सरकार जो है वो सही जीएसटी नहीं बना रही है, गलत ढंग से इसको पूरे एक्सरसाइज को ये कर रहे हैं। और हमने इस बात को क्यों कहा, मैं अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं संजीव जी, कि जब मैं वित्त मंत्री था उस समय बहुत परिश्रम करके हमने 3 रेट्स इंट्रोड्यूस किए थे सेंट्रल एक्साइज के, और लगभग वही अप्लाई करते थे सर्विसेज को भी। तो एक तरह से शुरुआत जीएसटी की उसी समय से हो गई थी।
और 3 रेट जो थे वो क्या थे, मैंने फिक्स किया था। एक मीन रेट में हम उसको कहते थे, सामान्य जो सारी चीजें उसमें आएंगी वो था 16%। एक मेरिट रेट था 8% और एक डीमेरिट रेट था 24%। ये हमने तय किया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस रिफॉर्म के बाद 90% से ज्यादा जो रेवेन्यू आता था सरकार को सेंट्रल एक्साइज का, वो आता था जो 16% का रेट था, जिसको हम लोग मीन रेट कहते थे। 90%। और बाकी 10% में वो 8% था और 24% था। 8% में मेरिट गुड्स थी, जैसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं और बाकी चीजें होती हैं, उसको 8% पर रखा गया। और 24% पर उनको रखा गया जो लग्जरी गुड्स आप कह सकते हैं, उनको 24% पर रखा गया। बेस्ट जीएसटी जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बेस्ट होता है कि आप एक रेट लगाओ। एक रेट जीएसटी सबका जीवन बहुत आसान कर देगी, लेकिन भारत जैसे देश में यह संभव नहीं है कि आप खाने के वस्तुओं पर जो जीएसटी लगा रहे हो वही आप मर्सिडीज कार के ऊपर भी लगाओ। तो इसलिए भारत में बेस्ट जीएसटी होगा जो 3 रेट उसमें हो। जो भी रेट आप फिक्स करें रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए, 3 रेट, एक मीन रेट, एक मेरिट रेट और एक डीमेरिट रेट। और इसको हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। कुछ कुछ बाद में यूपीए के टाइम में इसमें चेंजेस हुए, फिर ये सरकार आई, इसने नया जीएसटी लगा दिया 2017 में। लेकिन मैं संजीव जी आपसे कहना चाहता हूं कि हर टैक्स के पीछे एक फिलॉसफी होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हमने जो रेट लगाया उसकी सफलता का प्रमाण यही था कि 90% से ज्यादा जितनी वस्तुएं थी वो मीन रेट में थी 16%। और फिर क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट और ये डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट सारा समाप्त हो गया उसके बाद। तो इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया जब 2017 का जीएसटी आया। Sure. और अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने देखो कितना बड़ा रिफॉर्म कर दिया। 2017 जो इन्हीं का जीएसटी था उसको अब बदल के नया जीएसटी 2 ला दिया। 2 रेट लगाया है, फिर उसके बाद 40% वाला रेट है। बहुत तरह की चीजें हैं। कुछ सेक्टर्स वाले कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स वाले खुश हैं कि उनका कम हो गया। अब इसमें जो एक बहुत पते की बात है संजीव जी, वो ये है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें जो रेवेन्यू लॉस है वो 48,000 करोड़ रुपीस का है। जी हाँ। पूरे देश के पैमाने पर इसमें रेवेन्यू लॉस जो होगा, कम रेवेन्यू आएगा सरकार को, वो 48,000 करोड़ रुपीस होगा। इसमें स्टेट्स का कितना होगा नुकसान, सेंटर का कितना होगा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 48,000 को ही मान लेते हैं करेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राहत दी गई है वो 48,000 करोड़ रुपए की दी गई है। बस हमारा जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, जो कंजम्पशन मार्केट है, उसका साइज क्या है? उसका साइज लाखों करोड़ रुपया है। यस सर, यस सर, लाखों करोड़। और लाखों करोड़ रुपए में उसमें अगर आपने 48,000 करोड़ की का कंसेशन भी दे दिया तो इट इज, ये क्या ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन। बिल्कुल सही। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि कुछ सेक्टर्स को इसमें फायदा होगा, वो भी डिपेंड करेगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, वो कितना पास ऑन करते हैं। सरकार का रेट है सबको पास ऑन करो। और एक और स्ट्रेंज बात कि पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी एनडीए के एमपीज के ऊपर दी गई है। जी सर, जी सर। ये एक अजीबोगरीब बात है।
सर मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप अपने एमपीज को कहिए कि तुम जाके देखो कि पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आपने एक रास्ता खोल दिया है उनके लिए कि गलत ढंग से पैसा बनाए। इंस्पेक्टर राज की वापसी भी कह सकते हैं इसको, इंस्पेक्टर राज की वापसी हो गई कि बिल्कुल, माने वर्स देन इंस्पेक्टर राज। सर इंस्पेक्टर राज में तो कुछ भी पर सलाहियत थी, इसमें तो कुछ नहीं है। वो एमपी जाएगा, कहेगा मैं एनडीए का एमपी हूं, मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने पास ऑन नहीं किया। ये एमपी कर सकता है क्या? तो पूरा इनका विभाग है जीएसटी का, सेंट्रल सर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो क्या कर रही है सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कुछ सेक्टर्स में कहीं कहीं लाभ होगा, लेकिन उससे कंजम्पशन बढ़ जाएगा। देखिए, दिवाली के पहले इन्होंने किया, दिवाली में ऐसे ही कंजम्पशन बढ़ता है, तो ये कहेंगे कि देखो हमारे जीएसटी के चलते ये कंजम्पशन बढ़ गया। मैं मानता हूं कि सीमित प्रभाव होगा इसका, कुछ सेक्टर्स लाभान्वित होंगे, बाकी लाभान्वित नहीं होंगे। और इतने बड़े मार्केट में ये इसकी औकात कुछ नहीं है 48,000 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इनकी शैली ये रही है। जैसे मैंने कहा कि आंकड़ों की जगलरी और तमाम जो एक हवा का क्रिएशन की, वो जिस तरीके से एक आभा मंडल क्रिएट करना। अब इसके साथ साथ अभी एसबीआई की भी वो रिपोर्ट आ गई है जिसमें वो रिसर्च रिपोर्ट कह रहे हैं कि अब 453 चीजों में से 413 पर सस्ता हो जाएगा, दरें घट जाएंगी। और वो जो आप कह रहे हैं ऊंट की मुंह, हम लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ 4,000 करोड़ का खुद ही के अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है। सर ये जो ये सारा क्या कह रहे हैं वो स्वदेशी, वो ताली और थाली बजवाने से वो कह रहे हैं कि अब आप बोर्ड लगाएं, अभियान चलाएं। क्या हम ट्रंप के टैरिफ से ऐसे निपट पाएंगे? कहां खड़े हैं हम आके आज? इससे तो नहीं, इस ये जो इन्होंने कदम उठाया है, इससे तो नहीं निपट पाएंगे। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि देश में जो टैक्स लगता है वो टैक्स एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं लगता है, और अगर लगता भी है तो उसका रिबेट मिल जाता है वो जो एक्सपोर्टर है उसको। तो अगर आपने डोमेस्टिक टैक्सेस पे किए हैं किसी वस्तु के ऊपर जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है, तो उसके लिए एक ड्रॉबैक का सिस्टम बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा वापस। इसलिए एक्सपोर्ट में इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट पहले से ही डोमेस्टिक टैक्सेस से नहीं प्रभावित होता था। बिल्कुल नहीं, जैसे सीतारमन जी कह रही थी कि अब सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगे, पर धीरे से उन्होंने कहा 40%। और उसमें भी उन्होंने जो एक बड़ा कह लीजिए जो होता है कि हम जो चीजें छुपाते हैं, उन्होंने कहा साहब ये जो पूरे का पूरा ये 40% है, उसमें सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और आदि। आदि क्या है सर? वो 40% में आदि क्या क्या देख पा रहे हो? अभी उसमें भी क्लियरेंस बहुत साफ साफ तरीके से नहीं बोला कि क्या होगा कैसे होगा, उसको भी कुछ वो उन्हें फार्मूला तय नहीं दिखता है। क्या आप उसको देखते पाते हैं सर इस मामले में? देखिए, ये जो गुड्स टैक्स लगता है ना, गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, ये हजारों लाखों में वस्तुएं हैं और सर्विसेज, उनको हर किसी को फिट करना पड़ता है एक स्लैब। तो उसमें जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप आधी करके छोड़ देते हैं जी जी तो जी, फिर ये वही मेरे कंफ्यूजन रहेगा कि यस यस कौन सा किस स्लैब में गया, जी कौन सा किस स्लैब में गया। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आइडियली एक स्लैब होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है। भारत जैसे देश में मैं मानता हूं कि जो होना चाहिए वो 3 स्लैब होना चाहिए, 2 भी नहीं। 2 स्लैब करके और उसके बाद एक एग्जेम्पशन का स्लैब होगा और एक होगा सिन गुड्स के लिए जो 40% के ऊपर इन्होंने रखा है। तो ये सब कुछ जो हुआ है इसका ढिढोरा, जैसा आपने कहा, खूब पीटा जाएगा। ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को कहा जाएगा कि हमारी तारीफ करो, अखबारों में पूरे पेज का एड लगाओ, प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाओ, वित्त मंत्री की तस्वीर दिखाओ उसमें, और सब लोग जोर जोर से चिल्ला के बोले अपने घर के बालकनी में खड़े होके कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये जब आपने 2017 में, आप 2014 में आए थे शासन में, 2017 में 3 साल बीत चुके थे, उस समय जब आपने बनाया तो इतना गंदा टैक्स क्यों बनाया जिसको राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बोला था?
मैं पूछने वाला था कि गब्बर सिंह जो वो कहते थे गब्बर सिंह टैक्स है, तो अभी ये जो गब्बर सिंह से कितना कुछ नीचे ऊपर आप दे रहे हैं, हम वही आंकड़ों की बात, और ये ग्लोबल ब्रांड को झटके की बात की जा रही है, उनके निशाने पर कहीं कहते हैं वो केएफसी और तमाम जो जो यूएस जो ट्रंप को कहीं, क्या ट्रंप को इससे चित कर पाएंगे ये लोग, या जो कहां हम। देखिए, मैं आपको एक फिर इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूँ। सर, एक एक जमाना था जब भारत के इंपोर्ट टैरिफ्स बहुत हाई थे। फिर कई सरकारों ने, खास करके जबकि आर्थिक सुधारों का क्रम जारी हुआ 1991 में, तब से लेकर लगातार इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करने की प्रक्रिया भारत में चलती रही। और मुझे याद है कि मैंने अपने बजट स्पीच में 2001 में शायद कहा था कि हम जो हैं वो इंपोर्ट टैरिफ्स को घटाकर किस लेवल पर लाएंगे, जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का है उनके लेवल पर, कोरिया, जापान, चीन, इस तरह के जो मुल्क हैं, इनके लेवल पर हम अपना लाएंगे। इन मुल्कों का जो इंपोर्ट टैरिफ था वो कम था, तो इनके लेवल पर हम लाएंगे। और उसका आर्थिक कारण भी था कि इंपोर्ट टैरिफ हमको कम करना चाहिए। तो हमने उस समय वो प्रक्रिया शुरू की। फिर टैरिफ धीरे धीरे करके कम हुआ। अब जो ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं हाई टैरिफ मुल्क है, ये है वो है, मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि जब WTO का एग्रीमेंट हुआ 1995 में, तो उसमें हर वस्तु के लिए एक लिमिट फिक्स कर दिया गया कि इस लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, तो हम नहीं जा सकते थे। फिर हमारी पॉलिसी ही थी कि हम कम टैरिफ लगाएंगे, तो उसके अंतर्गत हम कम टैरिफ लगा रहे थे। तो हाई टैरिफ देश भारत नहीं है आज के दिन। ये ट्रम्प बाबू गलती कर रहे हैं कह के कि हाई टैरिफ देश है। अब उसमें कुछ वस्तु हो सकती है, जैसे उनका फेमस जो हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल है उसके ऊपर हो सकता है कि ज्यादा, वो भी घटाया था सरकार ने दबाव में आकर। तो कुछ कुछ वस्तुओं में हो सकता है जो कि लग्जरी आइटम्स है। अदरवाइज हमारे इंपोर्ट टैरिफ्स रीजनेबल हैं। और इसके पहले ट्रम्प साहब के पहले किसी ने शिकायत नहीं की थी। ट्रम्प 1 में भी जब ट्रम्प साहब थे उन्होंने भी शिकायत नहीं की थी। आज अचानक उनको टैरिफ याद पड़ गया है। वो बिल्कुल गलत है और भारत को उनके सामने नहीं झुकना चाहिए। राइट। सो इसमें देखिए 2-3 चीजें में जो मैं अध्ययन कर रहा था, आप उसको करेक्ट करिएगा। मैंने अपने अध्ययन के हिसाब से कि एक तो 40% में कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत बोझ, क्योंकि देखिए आप जब जंक फूड कहते हैं तो आज तो हर घर घर में, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो मजदूर भी पीता है, कॉमन मैन भी पीता है। ये कितना, ये भी प्लस और क्या हिडन चीजें कौन सी आप देख पाए हैं अब तक, जो अध्ययन आपका है, आपके पास में जो अनुभव है, क्या कहता है कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी चोट जो मध्यम वर्ग उसके नीचे लोगों पे वो 40% मारेगा। और इसके साथ साथ कोयले भी बात करूंगा, कोयले पर कर दिया गया 5 से उसको स्लैब में ले आए 18%। कोयला 18% हो जाएगा तो फिर क्या क्या चीजें, सब बहुत सारी चीजें होगी। और ढुलाई महंगी कर दी गई है, ढुलाई को भी वो ले आए हैं 18% में ले आए ढुलाई को, जीएसटी को। नहीं, तो एक तो लीजिए, पहला सवाल जो आपका था कि ये जो सिन गुड्स कह के 40% लगा रहे हैं, जी 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 वो जी आज के दिन वो रोजमर्रा की चीजें बन गई हैं। सर। हर घर में और हर समाज में उनका कंजम्पशन बढ़ा है। सर। ठीक है, सर। तो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कुरकुरा हो, चाहे आलू के चिप्स हो, ये सामान्य भोग की वस्तुएं बन गई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने जो इस एयर कंडीशनर वगैरह की बात की और कहा कि नहीं ये तो मिडिल क्लास का सामान है, ये तो इस पर कम होना चाहिए, तो उसी तरह ये जो इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि सिन गुड्स नहीं हैं, वो आज के दिन मिडिल क्लास के कंजम्पशन के आइटम्स हैं। हर घर में उनका कंजम्पशन होता है, उनको 40% पर रखने का मतलब नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, मैं भूल गया क्या आप कह रहे थे। मैंने 2 चीजें, कोयला कहा, कोयले को ले आए, कोयले कोयले की, को अब 5 कोयले से। का, हाँ, कोयले का क्या असर पड़ेगा? कोयला कहाँ सप्लाई होता है? चूल्हा जलाने के लिए नहीं, बिल्कुल कोयला बिल्कुल। सप्लाई होता है बिजली। बिजली के प्रोडक्शन के लिए। और हमारे मुल्क में आज सब कुछ नवीन ऊर्जा और इसकी उसकी बात होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की,
लेकिन आज भी जो थर्मल पावर है, कोयला पर आधारित, वो बहुत बड़ा, उस सबसे ज्यादा वही है। सर तो इसका सीधा असर पड़ेगा बिजली बनाने वाली कंपनियों के ऊपर, जिसमें पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी वगैरह है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके ऊपर सीधा असर इसका पड़ेगा। और वो चीजें फिर महंगी होंगी। वसूले तो आम जन से ही जाएगा, किसानों से वसूला हाँ, जाएगा, सबके लिए सब बिल्कुल कुछ वो बिल्कुल महंगा होगा। बिल्कुल। और फिर मैं आपको कहूं, कितना बड़ा सुधार ये क्लेम करते हैं कि किया, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को इसमें नहीं शामिल किया। यस यस, वो भी छुपा गया, उसको भी लेगा, बिल्कुल वो बिल्कुल भी बिल्कुल। छुपा गए। तो क्यों छुपा गए भाई? इतना बड़ा जब कर रहे हो, और 17 से लेकर आज तक तुम्हारे पास टाइम था, तो आपको ये करना चाहिए था कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी इसमें लाते। दूसरे इसमें जो ढुलाई से ढुलाई कर दी है, ढुलाई भी तो फिर जब ये सारी चीजें तो हाँ, जो जन है, आम उपभोक्ता की ढुलाई अगर 12 से 18 पे ले जाइएगा आप, 6% आप सीधे बढ़ा रहे हैं, तो असर तो हम आम पे ही होगा ना, मध्यम वर्ग, नहीं नहीं, निम्न देखिए मध्यम वर्ग। संजीव जी, जैसे पहले पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ती थी, तो डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब ये होता था कि सारे ट्रक्स जो हैं वो डीजल यूज करते हैं, तो ढुलाई की कीमत बढ़ जाएगी। और ढुलाई की कीमत बढ़ेगी तो अक्रॉस द बोर्ड हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो आपने ढुलाई के ऊपर जो, ये बात समझ ही में नहीं आती कि जब आप कह रहे हैं कि हम सस्ता करना चाहते हैं, एक और कंसेशन दे रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ 6% आपने उसको बढ़ा दिया, तो 6% कंसेशन जहां जहां आपने दिया, उसका मतलब उसको आपने निरस्त कर दिया। जितनी चीजें हैं उसके ऊपर ढुलाई का इतना भार बढ़ जाएगा कि वो लोग कीमतों में कमी नहीं कर पाएंगे। सर बड़ा दिलचस्प है सर, बहुत दिलचस्प है कि देखिए मैं पिज्जा मंगाता हूं, 400 रुपए का पिज्जा मंगाता हूं, अगर 40% टैक्स है तो 160 रुपए तो सरकार बैठे बैठे एक पिज्जा पर लेगी हमसे, अगर जो वो हाँ, 40% आ रहा है सीधे सीधे। ये मतलब ये किस तरह का, ये गब्बर सिंह से ज्यादा हो गया सर शायद। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। और एक तरफ तो मैं आपसे जैसा कह रहा था कि एक तरफ ये दलील ये पेश कर रहे हैं कि देखो, न केवल रिच का, बल्कि मिडिल क्लास का हमने बहुत ध्यान रखा है इसमें। और मिडिल क्लास के कंजम्पशन की जो चीजें हैं उसको हमने घटा दिया, उस पर से टैक्स दूसरे हाथ से बढ़ा दिया, तो नतीजा जीरो। अभी बिल्कुल हमको देखना पड़ेगा, ये 22 सितंबर से इसको ये 22 लोग से लागू 22 करने। से वो कह रहे हैं कि वो 22। नवरात्र और दिवाली बोनजाना इस तरीके का वो कर रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं कि आप तो हाँ, वो लगाइए बोर्ड, और जो उनकी शैली है प्रधानमंत्री जी की। सर एक और बहुत इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि आपने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आप एक एक्ट लाया, आपने एक कानून बना दिया, और यहाँ ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28 को 40% के उसमें ले आए। ये क्या है सर, ये कौन सी चीज है? मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उसको देखा या पढ़ा कि आप ऑनलाइन गेमिंग एक तरफ तो कहते हैं टोटल बैन ले आए, और इधर 40%। दो तरफा आक्रमण। एक तो बैन कर दिया, पैसे वाले जो था जी उसको बैन कर दिया, बाकी जो बचा उस पर 40% टैक्स। तो वो तो किल कर देगा उस इंडस्ट्री को। गेमिंग इंडस्ट्री इसके बाद, इस कानून के बाद और इस टैक्स के बाद, वो नहीं बचने वाली है। उन लोगों को सबको बोरिया बिस्तर संभाल लेना चाहिए। बट सर आपने जो कहा है कि वो जो पहुंचने वाले हैं, वो जो स्पेक्टर से बड़े वाले सांसद महोदय, एनडीए के सांसद, तो उनकी तो पौ बारह हो जाएगी इस मान से, अगर हम कहें जो ये शैली है, जो न चुनावी चंदे का हिसाब है, न किसी का एक नया एक आपका वो खुल गया है कि आप इससे जरिए आप अपना करिए जो कर सकते हैं। देखिए, हर जगह आदेश जाएगा, हर दुकान के आगे मोदी जी की का कटआउट लगाओ। पेट्रोल स्टेशन में पहले से लगा हुआ है, अब हर दुकान को जाएगा कि अपने दुकान के बाहर मोदी जी का फोटो लगाओ बड़ा सा, और तारीफ में लिखो कि इस महामानव ने सारी चीजें सस्ती कर दी। क्या बड़ा काम इसने किया। और जनता जनता के सामने केवल प्रचार के माध्यम से यही सी चीजें जाएंगी। मोदी गोदी मीडिया, ऑलरेडी मोदी मीडिया बन चुका है, वो सच्चाई को देश के सामने रखेगा नहीं। आपके जैसे बहुत कम पत्रकार हैं जो कोशिश करेंगे कि भाई अपने चैनल के माध्यम से इसको हम लोग करें,
लेकिन जनता को भरमाने का, दिग्भ्रमित करने का, भुलावे में रखने का ये बड़ा खेल एक बार फिर शुरू हो गया। राइट सर, जैसे 24-25 का जो हम कलेक्शन देखते हैं 1.84 करोड़, 1.84 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा था। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या लगता है आपको फर्स्ट क्वार्टर में कुछ चीजें दिखेंगी, ये कहेंगे दिवाली मोजाना यूं त्यों, लेकिन फर्दर ये इसके आंकड़े कहाँ आप ठहरते दिखेंगे? क्या आप जो जिस तरीके का इन्होंने प्लान आउट किया है, कहाँ जाएगा ये? इसमें दिखेगा जो जो तिमाही शुरू होगी ना 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर वाली, यस सर, उसमें नजर आएगा। उसमें नजर आएगा। लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि इन्होंने बहुत चतुरता के साथ उसको ठीक लागू किया है। सारा जो त्योहारों का मौसम आता है उसके पहले, त्योहारों के मौसम में ऐसी कंजम्पशन बढ़ता है। लोग इंतजार करते हैं कि त्योहार आएगा तब नए कपड़े खरीदेंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे, नई ये करेंगे वो करेंगे, तो कंजम्पशन तो उसके चलते बढ़ेगा। लेकिन ये क्लेम करेंगे कि हमारे टैक्स रिफॉर्म के चलते, जीएसटी रिफॉर्म के चलते बढ़ा। यही इनका इरादा है। सर एक चीज और भी है, देखिए हमारा जो हालात हैं छुपे हुए नहीं है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा किसान की क्या स्थिति है। आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज से पाल रहे हैं, क्या हमारा पॉकेट इतना अलाउ करने वाला है? हमारा क्या उस तरीके से ग्रोथ हुई है हमारी इनकम की? हमारी जो जीडीपी को लेकर भी सब कुछ है, क्लियर है कि वो भी हवाई आंकड़े हैं, बार बार निकलता है कहां में वो? उस पे एक नोट छोटा सा सर, मैं एक सवाल में खत्म करूंगा। देखिए, सरकार ने एक बहुत चतुराई का काम ये किया कि इसके सरकार में आने के बाद 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरते गिरते 120-140 डॉलर से घटकर आ गई 20-25-30 डॉलर के आसपास। इतनी बड़ी गिरावट आई कच्चे तेल की कीमतों में। और इन्होंने क्या किया बहुत चतुराई के साथ कि जो जिसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, डोमेस्टिक मार्केट में उसकी कीमत कम नहीं की, आज भी नहीं कम किया। रूस से जो तेल आ रहा है सस्ता आ रहा है, लेकिन आपको हमको फायदा नहीं हुआ उसका, देश की जनता को फायदा नहीं हुआ, बीच में लोग मार गए उसको। तो टैक्स से इन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर में लाखों करोड़ रुपया कमाया, आज भी कमा रहे हैं लाखों करोड़। मैं हजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, जो हर साल पेट्रोलियम के पदार्थों के टैक्स के रूप में ये कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद 80 करोड़ लोगों को भोजन कराते हैं, जहां मन में आता है उसको कंसेशन दे देते हैं और क्लेम करते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे हम चले गए। अरे भाई, साफ बात यह है कि आप अगर तरक्की कर रहे हो और गरीबी रेखा के नीचे अब बहुत 5 करोड़ लोग बचे या पता नहीं है, तो 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हो मुफ्त का? ये तो क्लियर बात है ना, इसका सीक्रेट है। और फिर ये है कि भाई आपके बजट का घाटा क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा कि आपने देश के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो छूट मिलनी चाहिए थी, कीमतों में कमी होनी चाहिए थी, वो आपने उनको दिया ही नहीं। लगातार हमारे देश की जनता ऊंची कीमतों पर पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स खरीदती रही। राइट सर। सर इसमें एक मैं बहुत इस पे जरूर नोट चाहूंगा कि लगभग 2 दर्जन से कुछ ज्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 3 दर्जन के आसपास आप उसको हम रख सकते हैं आंकड़े को, लगभग लगभग जो विपक्ष है, विपक्ष की सरकारें हैं, जो जीएसटी काउंसिल में वहां भी वहां के वित्त मंत्रीगण जो विपक्ष के हैं, चाहे उसको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, अलग अलग राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब क्यों मान गए? मुख्यमंत्री इनकी भी शायद आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो सूचना इस तरीके की, सब ये कहते हैं भाई आप कुछ भी करिए, हमारा जो हिस्सेदारी कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी कहीं कुछ जनता से जो कहीं विश्वास जो उसको आप पे करती है, उससे कहीं थोड़ा सा आप पृथक चलेगा, ऐसा हम देख या पा सकते हैं? क्योंकि गब्बर टैक्स तो राहुल गांधी जी कहते हैं। फिर मैं मानता हूं कि चूंकि ये लोग कई क्षेत्रों में कीमतों के घटाने का बहाना बनाकर टैक्स कम करना चाहते थे, तो किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए उसमें रोड़ा बनना संभव नहीं था, तो वो अग्री कर गए। अब मान लीजिए कि 48,000
करोड़ का घाटा हो रहा है सरकार को रेवेन्यू का, तो इसमें स्टेट्स का कितना घाटा हो रहा है और स्टेट्स को क्या सेंटर कॉम्पेंसेट करेगी, जैसा कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया है, ये आज तक क्लियर नहीं है। तो स्टेट्स डिमांड करेंगे कि भाई मेरा इतना, अभी ऑलरेडी वो लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि हमारे इतने का घाटा होगा, इतने का घाटा होगा और आप कॉम्पेंसेट कीजिए। इसका मतलब कि केंद्र के ऊपर उसका भार और बढ़ेगा, उसके बजट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो राज्य जो हैं वो इस बात में तो साथ थे। मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये जो जीएसटी काउंसिल है जिसमें राज्य और सेंटर दोनों हैं, उसकी एक उसमें जो सिद्धांत हैं वो मैंने ही फिक्स किया था एज चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जब हम लोगों के पास ये बिल आया था। और उसमें हम लोगों ने इस तरह का प्रावधान किया कि जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक एक तरफा भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो सहमति बनाना पड़ेगा। अब उस सहमति में वो सारे राज्य हैं शामिल जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। अब उन्होंने क्या सोचकर ये इसमें साथ दिया है, कंसेंसस बनाया है, सहमति बनाई है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे उनको स्पष्ट होगा कि इसमें सारा फायदा भारत सरकार को हो रहा है, राज्य सरकार को नुकसान ही नुकसान है। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा डेफर करूंगा इसमें, आपसे चाहूंगा टिप्पणी कीजिएगा। भारत सरकार अकेले नहीं, देखिए रिलायंस के एमडी मुकेश अंबानी साहब ने इसको स्वागत योग्य बताया। कुछ जो बड़े लोग हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई ये सरकार तो केवल जो ये टॉप 10 लोग हैं और अडानी अंबानी इनकी सरकार है, तो उनका स्वागत करना, उनका कहना कि उपभोक्ता कारोबार को रफ्तार मिलेगी, कीमतें कम होंगी, फायदा तो अंततः जो ये कहते हैं राहुल गांधी, शायद यही लोग सबसे ज्यादा कमाने और पाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए सरकारी आदेश का पालन करते हुए आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सबने स्वागत किया। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं, ट्रेड एसोसिएशन जो हैं, उन्होंने स्वागत किया। एक एक पेज का एड निकाला हुआ है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए। तो ये सब मैनेज किया जाता है। तो गन पॉइंट पे कराते, गन पॉइंट पे कराते मोदी जी, तो गन पॉइंट पे करा लेते हैं। हाँ कि भाई करो, नहीं तो देख लो आगे क्या तुम्हारा हासिल होगा। तो इसलिए वो करेंगे बेचारे, वो सब करेंगे। अभी तो और आप देखिए कि आने वाले दिनों में कैसे इसका प्रचार होता है। जैसे मैंने कहा ना कि आदेश जाएगा कि हर दुकान के सामने मोदी जी का फोटो होना चाहिए। तो क्या बिहार बच जाएगा इससे? सीधे सीधे बिहार बचेगा और फिर आगे 5 कहीं बचने की उम्मीद है, क्योंकि अल्टीमेटली जब पर्दे खुलेंगे, अभी तो खैर बिहार में ये लगेगा कि वहां का अलग तासीर के लोग हैं, बिहार बच पाएगा। इस पे एक छोटी सी टिप्पणी। और तो फाइनली मैं एक आप इस पे करिए, बिहार और बाकी चुनाव पर, ये चुनावी लाभ की क्या धंधा ये जो करते हैं, कुछ मिलेगी राहत? इन्होंने कोशिश की है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले ये कंसेशन सो कॉल्ड दिया जाए, जिससे कि मतदाताओं के ऊपर इसका असर पड़े। लेकिन बिहार की परिस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अभी नवंबर में चुनाव होगा, हम लोग अगस्त के महीने में हैं। इस समय जो वोटर्स हैं उनका मन बन चुका है, और राहुल गांधी ने जो यात्रा की उसका बहुत असर पड़ा है। वोट चोरी के नारे का हो गया, माँ कार्ड भी नहीं चल पा रहा है। हाँ, और ये गाली वाला रोना धोना, हमारी माँ को गाली दे दिया, और 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान करना। 7 बजे से 12 बजे तक कोई मतलब है? तो इस तरह, तो इसलिए ये नौटंकी करके अब बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तिकड़म करके बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता जाग चुकी है। राइट। मैं अंतिम सवाल करूंगा यशवंत सर कि आप हमारा जो पूरे का पूरा उद्योग जगत है या जो हमारे व्यवसायी हैं, क्या उनके लिए खतरे की घंटी 1 और आम जन के लिए क्या खतरे की घंटी 2, उसके बिल्कुल जो दुष्प्रभाव हम पर होने वाले, वहां लाके समाप्त करिएगा जितना आप जैसा नोट करें यशवंत सर। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि हमारी इकोनॉमी में 2 प्रकार के गुड्स हैं या सर्विसेज भी हैं। एक है जो इन्वेस्टमेंट गुड्स जिनको कहते हैं,
और एक है जिसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए इस व्यवस्था में कुछ मैंने नहीं देखा। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किसी किसी सेक्टर को हो सकता है कि लाभ मिला हो, उसमें कितना कंजम्पशन बढ़ेगा ये आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि देश में आज जरूरत है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, सबसे ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, फिर वो मार्केट में जाएंगे, फिर कंजम्पशन होगा। ये सिलसिला जो है ये फॉलो करना चाहिए मेरे मुताबिक। आप अगर इसको सर पर खड़ा करके पहले कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आज हमारी मुल्क की स्थिति ये है संजीव जी कि जो उद्योग लगे हैं, चाहे छोटे या बड़े, उसमें सब कम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। 100% पर नहीं काम कर रहे हैं, 70% पर है, 60% पर है। तो इन्वेस्टमेंट गुड्स की जब मांग बढ़ेगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के बाद कंजम्पशन फॉलो करेगा ही करेगा, ये अर्थशास्त्र का नियम है। तो इसीलिए जो कंजम्पशन के ऊपर ये बार बार जोर दे रहे हैं वो गलत है। इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, जिसका नितांत अभाव में देख रहा हूं। राइट सर, मैं अब एक छोटा सा बिल्कुल एक लाइन, पंच लाइन कह लीजिए कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, या आपकी निगाह नजर में ये क्या है? मोदी जी जो करते हैं इस तरीके के दावे, तो उसको अगर हम कहें जो पोल खुलती है, एक उस पर अंतिम आपका कि ये कैसे, इसको एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब कीजिए? टिपिकल मोदी एक्शन कि डिलीवर कम करो, प्रचार ज्यादा करो, फोटो खिंचवा लो, अपने कैमरा वाले को बराबर साथ रखो, पुतिन और शी खड़े हैं चीन के, तो बीच में घुस के फोटो खिंचवा लो और कहो कि हम विश्व गुरु बन गए। तो देश में भी यही, विदेश में भी वही। नहीं, इसको हम ऐसे तो कह सकते हैं, पहली रीति में खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा है ये रिफॉर्म, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं। यशवंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों के लिए आपने बहुत अच्छा एक पूरे का पूरा, और हमारे जो व्यवसाय है, उद्योग जगत है, उसको आपने बता दिया कि इसमें बहुत आशा ना पालिए, उम्मीद ना रखिए। इसके रिपरकेशंस आपको दिख जाएंगे जब सेकंड इसके जो अभी नया रिफॉर्म है अक्टूबर से दिसंबर में नजर आएंगे आपको, ऐसा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत, बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये थे यशवंत सिन्हा साहब, देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, और एक सुधी ऐसे ये जो वित्त के मामलों के जानकार हैं, जिन्होंने ओपन कर दिया है कि ये सचमुच में मोदी जी क्या लेकर आए हैं, जैसा वो करते हैं। ताली और थाली बजवाई थी कोविड के समय, और क्या क्या हमने सहा है। तो ये भी अभी जो उन्होंने कहा है कि आप स्वदेशी अभियान चलाएं, बोर्ड लगाएं, और गन पॉइंट पे सारा कुछ होना है, और सिर्फ प्रचार एक तंत्र जो उनका है, उसके लिए एक कार्ड है। कितना सक्सेस होगा ये आपको बिहार चुनाव में देखने को मिल जाएगा मित्रों। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा सुनने के बाद यशवंत जी को आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह पर रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।